हेलो एवरीवन, लुसेंट टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डीएसएसबी की टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट आपने मेरे से पूछे थे उन सभी डाउट्स का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं, आपको टाइपिंग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 10 मिनट के अंदर या तो आप इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी है या फिर हिंदी के अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी है। कैसे क्या करना है ये अभी आपको आगे पता लगेगा। डीएसएसबी अपना जो टाइपिंग टेस्ट है वो मेनली दो ही इंस्टीट्यूट में कराती है। एक है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास है और दूसरा है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जो कि कश्मीरी गेट के पास है। अब चलिए मैं आपको आपके जितने भी डाउट थे उनको एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। जो आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है वो है रिटन एग्जाम के कितने दिन बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ डीएसएसबी का नोटिस दिखाऊंगा और उसके जरिए ये सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। जो पहला नोटिस है वो है दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट पोस्ट कोड 2/17। इसका जो लास्ट रिटन एग्जाम था वो 4/10/2019 को कराया गया था और इसका जो स्किल टेस्ट का फर्स्ट डे था वो 24/12/2019 रखा गया। यानी कि मैं अगर रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के बीच के गैप की बात करूं तो वो लगभग 75 दिनों का। यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट इस एग्जाम का कराया गया था वो रिटन एग्जाम के 75 दिनों के बाद कराया गया। चलिए मैं आपको अगला नोटिस दिखाता हूँ। जो अगला नोटिस है वो भी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का है, लेकिन ये पोस्ट कोड 20/18 है। जो इसका रिटन एग्जाम का लास्ट डेट था वो 6/9/2019 था। जो इसका स्किल टेस्ट का पहला दिन था वो 22/12/2019 रखा गया था। यानी कि इसके रिटन एग्जाम के कितने दिन बाद टाइपिंग टेस्ट लिया गया? 107 दिनों के बाद। अगला नोटिस है जूनियर क्लर्क पोस्ट कोड 13/20। इसका जो आपका रिटन एग्जाम है वो 17 नवंबर को खत्म हुआ था और जो इसका स्किल टेस्ट का पहला दिन था वो था 5 मई 2022। यानी कि इसके रिटन एग्जाम के लगभग 170 दिनों के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट कराया गया। अगला जो नोटिस है वो है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पोस्ट कोड 44/21। इसका जो रिटन एग्जाम का लास्ट डेट था वो अप्रैल मंथ के अंदर था। यानी अप्रैल मंथ के अंदर ही ये एग्जाम स्टार्ट हुआ और अप्रैल मंथ के अंदर ही ये एग्जाम खत्म हो गया। इसका जो फर्स्ट डे टाइपिंग का था वो नवंबर मंथ में रखा गया था। यदि मैं ये बताऊं कि रिटन एग्जाम के कितने दिन के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया गया तो वो है 210 दिन। यानी कि लगभग 7 महीने बाद इस पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट लिया गया था। अगला नोटिस है लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट कोड 8/19। इसका जो रिटन एग्जाम का लास्ट डेट था वो था 26 अगस्त 2019। इसका जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है उसका जो फर्स्ट डेट था वो था 21/12/2019। यानी कि रिटन एग्जाम के लगभग 117 दिन के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया गया था। अगला नोटिस है जूनियर ऑडिटर एलडीसी पोस्ट कोड 65/14। इसका जो रिटन एग्जाम है वो 1/11/2019 को लिया गया था। यानी एक ही दिन में इसका एग्जाम करा लिया गया था क्योंकि इसके अंदर 24 वैकेंसी थी और बहुत कम कैंडिडेट ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। इसका जो स्किल टेस्ट का फर्स्ट डे था वो 19/2/2021 को था। यानी कि यदि मैं बताऊं कि रिटन एग्जाम के कितने दिन के बाद टाइपिंग टेस्ट लिया गया तो वो लगभग 14 महीने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया गया रिटन एग्जाम के। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता होगा कि इस बीच में कोरोना अपने पीक पे था, इसी कारण यहाँ पे आपको 14 महीने का समय देखने को मिल रहा होगा। अगला नोटिस है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट कोड 21/18। इसका जो रिटन एग्जाम का लास्ट डे था वो 10/10/2019 था और जो इसका स्किल टेस्ट का फर्स्ट डे था वो 9 फरवरी 2021 था। यदि आप मेरे से ये पूछें कि रिटन एग्जाम के कितने दिन बाद इस पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट लिया गया, लगभग 14 महीने बाद इस पोस्ट कोड के लिए रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट लिया गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोरोना अपने पीक पे था, इसी कारण यहाँ भी आपको 14 महीने का लगभग समय देखने को मिलेगा। जो अगला नोटिस है वो है पोस्ट कोड 94/20 जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। इसका जो रिटन एग्जाम था वो एक ही दिन कराया गया था 19/4/2021 को और जो इसका स्किल टेस्ट था वो भी एक ही दिन कराया गया था 18 अगस्त 2021 को। यानी कि यदि मैं बताऊं कि रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट के कितने दिन का गैप था तो वो था 121 दिनों का। चलिए अब अगले नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। अगला नोटिस है स्टेनोग्राफर हिंदी पोस्ट कोड 7/20। इसका जो रिटन एग्जाम था वो 8 अगस्त 2021 को कराया गया था और इसका जो स्किल टेस्ट का पहला दिन था वो 18 दिसंबर 2021 को कराया गया था। यानी कि रिटन एग्जाम के कितने दिन के बाद आपका स्किल टेस्ट हुआ? लगभग 132 दिनों के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी नोटिस को देखने के बाद यदि मैं कोरोना के टाइम के नोटिस को हटा दूं तो बाकी जितने भी नोटिस बचे हैं उन सभी नोटिस को देखने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो लगभग 60 से 70 दिन के भीतर कराया जाएगा। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के लगभग 7 दिन के भीतर आपका आंसर की रिलीज किया जाता है। आंसर की रिलीज होने के बाद ये पता लगता है कि डीएसएसबी के आंसर की के अंदर कुछ क्वेश्चन गलत हैं। फिर आप उसके लिए रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं और रिप्रेजेंटेशन लगाने के बाद लगभग 1 महीने के भीतर आपका जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज किया जाता है। फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद ही ये पता लगता है कि
कि इस कैंडिडेट के कितने स्कोर बने हैं। फिर उसके बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज किया जाता है और उसके बाद ही आपका टाइपिंग का डेट रिलीज किया जाता है। तो इन सब में लगभग 60 से 70 दिन का समय लग जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो लगभग 60 से 70 दिन के बाद ही कराया जाएगा। जो आपका अगला डाउट है वो ये है कि टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन होगा जैसे SSC CHSL और CGL में होता है, या फिर टाइपिंग के लिए पेज दिया जाएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टूडेंट का कोर्ट केस है जिन्होंने DSSB पे एक कोर्ट केस किया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके अनुसार उन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, पर DSSB के अकॉर्डिंग वो टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई थे। तो वो कोर्ट केस मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़नी है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि DSSB में कैसे एरर कैलकुलेट किया जाता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको ये वाली लाइन पढ़नी है, क्योंकि DSSB के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो क्वेश्चन सीट उनको प्रोवाइड किया गया था टाइपिंग के लिए, उसके अंदर एक वर्ड था जो कि कैंडिडेट ने टाइप नहीं किया। पर कैंडिडेट का कहना था कि ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं जो क्वेश्चन सीट के अंदर था और मैंने उसको टाइप नहीं किया। इसको पढ़िए आप। नो सच वर्ड वॉज देयर टू बी टाइप्ड इन द क्वेश्चन सीट विच वॉज प्रोवाइडेड टू मी फॉर टाइपिंग। इसका क्या मतलब है? ऐसा कोई वर्ड क्वेश्चन सीट के अंदर था ही नहीं जिसको मैंने टाइप नहीं किया, जबकि DSSB कह रही थी कि एक वर्ड ऐसा था जो कि आपने टाइप नहीं किया, और इनका कहना था ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं जिसको मैंने टाइप नहीं किया। यहाँ पे क्वेश्चन सीट की बात हो रही है, तो कौन से क्वेश्चन सीट की बात? कोई तो क्वेश्चन सीट दिया होगा जिसकी ये बात कर रहे हैं इस कोर्ट केस के अंदर, वही क्वेश्चन सीट जो आपको टाइपिंग के लिए दिया जाता है, यानी कि जो आपका टाइपिंग है वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन होगा। यदि आपको यहाँ भी समझ नहीं आया तो मैं आपको DSSB का एक इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। जब आपका Tier 1 एग्जाम होता है तो कुछ इंस्ट्रक्शन भी आते हैं एडमिट कार्ड के साथ कि आपको क्या क्या चीजें एग्जाम हॉल में लेके जानी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वैसे ही जब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो वहां भी एक इंस्ट्रक्शन आता है, ये उसी इंस्ट्रक्शन का कटिंग है। आफ्टर स्किल टेस्ट इज ओवर ऑल द कैंडिडेट शैल सरेंडर द क्वेश्चन पेपर एंड टाइपिंग शीट टू द इन्विजिलेटर विदाउट फेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया ना क्वेश्चन पेपर एंड टाइपिंग शीट। जो आप टाइप करते हैं, देखिए जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो भी जमा करना होता है, जो आप नोटपैड पे टाइप करते हैं उसका प्रिंट निकाला जाता है, उस पे आपके साइन होते हैं, आपका रोल नंबर लिखा जाता है। ये सारी चीजें लिखने के बाद आपका थंब लगता है, आपके सिग्नेचर होते हैं, फिर वो वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको सबमिट करना होता है। तो आप समझ गए कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो टाइपिंग है वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? ये मैं पूरा आपको नोटिस पढ़वाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी वेट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके अगले डाउट को देखते हैं। जो अगला डाउट है वो ये है कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद कीबोर्ड को कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये 2 लाइन लिखी है, सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जैसे मैंने पहला लेटर कैपिटल में लिखा है तो वैसे ही आपको लिखना है, और साथ ही साथ आप इसको भी चेक करेंगे। 99% जो आपके कैरेक्टर होंगे टाइपिंग के लिए वो इन्हीं में से होंगे, और 1% चांस है कि वो यहाँ से होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको टाइपिंग के लिए शीट भी प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम पे। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और वहां से आप उसको प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप एग्जाम वेन्यू पे पहुंचते हैं तो वहां पे आपका एडमिट कार्ड चेक होता है, आपकी फोटो चेक होती है, आपका फेस चेक होता है, आपका पूरा बॉडी चेक होता है कि आप कुछ गलत चीजें तो लेकर के एग्जाम हॉल में नहीं आ गए। फिर उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिल जाती है। फिर आपको एक हॉल में बिठाया जाता है। उस हॉल के अंदर लगभग आपको 15 से 20 मिनट बिठाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, फिर एक एक करके सबको बुलाया जाता है। 2 आपको फोटो अटेंडेंस शीट दी जाती है। उस शीट के अंदर आपको अपना थंब लगाना होता है, अपना साइन करना होता है, और साथ ही इन्विजिलेटर भी उस पर साइन करते हैं, और ये सारी चीजें इन्विजिलेटर के सामने करनी होती है। उनमें से एक तो वो रख लेते हैं और एक आपको हैंड ओवर कर देते हैं घर ले जाने के लिए। फिर उसके बाद आपको दोबारा बैठने के लिए बोला जाता है। दोबारा बैठने के बाद आपको एक नोट लिखने के लिए बोला जाता है। वही मैं सत्यापित करता हूँ कि जो आपका डीवी होता है उस टाइम ये सारी चीजें काम आती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका फोटो लिया जाता है। वहाँ पे फोटोग्राफर होते हैं जो सारे कैंडिडेट का एक एक करके फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद आप सबको फिर से बैठने के लिए बोला जाता है। फिर से आप 10 से 15 मिनट का वेट करते हैं। 10 से 15 मिनट का वेट करने के बाद आपको 30 से 40 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको एक अगले हॉल में ले जाया जाता है। उस हॉल में बहुत सारे स्टाफ होते हैं और कुछ इन्विजिलेटर होते हैं। इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो स्टाफ आपको रोल नंबर वाइज आपकी सीट पे बिठा देते हैं। रोल नंबर वाइज बिठाने के बाद वो आपको कहते हैं कि यदि कोई चीज के अंदर या डेस्क के अंदर कोई कमी है जिस पे आप बैठे हुए हैं तो उसको आप चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आपको नोटपैड खोल के दे दिया जाता है जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, पोस्ट कोड लिखना होता है और DOB लिखना होता है। इसी टाइम आपको अपना कीज चेक करना होता है। ये जो मैंने ये सारी चीजें बताई है ना, इसी टाइम आप चेक कर लेंगे सारी चीज ये लिखने से पहले। फिर उसके बाद आपको एक एंटर दबाना होता है, उसके बाद आपको एक स्पेस देना होता है, फिर वो स्टार्ट टाइपिंग का एक इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से टाइपिंग शुरू करनी होती है। जो टाइपिंग के लिए आपको पेज दिया जाता है, यानी कि जो आपका टाइपिंग का क्वेश्चन पेपर होता है,
उसके अंदर आपको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि आपको उसके अंदर कितने कैरेक्टर टाइप करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस के लिए मैंने शीट दी है उसमें लास्ट में वो कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ जो आपको शीट दी जाएगी उसके लास्ट में कोई कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं हो। अब मान लीजिए आपने सारे जितने भी कैरेक्टर दिए गए थे उसको टाइप कर लिया और यहाँ पे वो खत्म हो गया, तो क्या आप दूसरी बार टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको दूसरी बार टाइप करना है और कैसे टाइप करना है, जैसे आपने यहाँ पे एंटर दिया था, यहाँ पे स्पेस दिया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आप एंटर देंगे और स्पेस देंगे और फिर यहाँ से टाइपिंग शुरू करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके अगले डाउट को देखते हैं। आपका अगला डाउट है, क्या डीएसएसबी में एरर परसेंटेज माफ होता है जैसे एसएससी में होता है? तो इसका आंसर है नहीं, डीएसएसबी में एरर परसेंटेज माफ नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी के अंदर आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 7% एरर माफ होता है, जबकि बाकी बची कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी इन सब के लिए 10% एरर माफ होता है। लेकिन डीएसएसबी के अंदर यदि आप एक भी गलती करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी लगती है, और वो पेनल्टी कैसे लगती है, क्या लगती है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। डीएसएसबी के टाइपिंग टेस्ट में एरर कैसे काउंट किया जाता है यदि टाइपिंग नोटपैड पर कराया जा रहा है तो चलिए मैं आपको इसके लिए भी एक नोटिस की ओर ले जाता हूँ। ये है वो नोटिस। जब आप नोटपैड पे एग्जाम हॉल में टाइपिंग कर रहे होते हैं, टाइपिंग समाप्त होने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको वहां पे उसका प्रिंट निकाला जाता है, फिर साइन वगैरह करके वो वहां इन्विजिलेटर को सबमिट करना होता है। ये जो आपने टाइप किया है टाइपिंग शीट, इसके साथ एक इवेल्युएशन सीट भी आपको मिलता है। जब आप आरटीआई लगाते हैं या कोर्ट केस करते हैं तो आपको इवेल्युएशन सीट भी मिलता है। ये इवेल्युएशन सीट क्या होता है? जो भी आपने टाइप किया है उसके अंदर आपने कहाँ गलती की है, क्या गलती की है, कैसे गलती की है, कैपिटलाइजेशन की गलती की है, कौन कौन सी गलतियां की है, वो सारी गलती इवेल्युएशन सीट के अंदर मेंशन होती है, जो भी आपने टाइपिंग के अंदर गलती की है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका एरर कैसे काउंट होता है। मान लीजिए आपने 10 मिनट में 2000 कैरेक्टर टाइप किए और अनजाने में आपने 20 गलती कर दी। डीएसएसबी में एक गलती के लिए 10 कैरेक्टर या फिर 2 वर्ड माइनस कर दिए जाते हैं, जो भी आपने वर्ड टाइप किया है। आप इसको 2 वर्ड याद मत रखिए, 10 कैरेक्टर याद रखिए, ये काफी आसान रहेगा आपको टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने में। अब जो आपने 20 गलती की है उसके लिए कितने कैरेक्टर माइनस किए जाएंगे? 200 कैरेक्टर, यानी एक गलती के लिए 10 कैरेक्टर माइनस होते हैं, तो 20 गलती के लिए 200 कैरेक्टर। आपने टाइप कितने किए थे? 2000 कैरेक्टर। अब 2000 कैरेक्टर में से यदि मैं 200 कैरेक्टर माइनस कर दूं तो बचे कितने? 1800 कैरेक्टर। अब 1800 कैरेक्टर को मुझे 50 से डिवाइड करना होता है। क्यों 50 से डिवाइड करना होता है? एक वर्ड डीएसएसबी और एसएससी कोई भी एजेंसी जो है वो एक वर्ड 5 कैरेक्टर का मानती है। 5 कैरेक्टर कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 5 कैरेक्टर। इस तरीके से वो 5 कैरेक्टर का एक वर्ड मानती है, इसलिए पहले इसे 5 से डिवाइड करना है। क्योंकि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 10 मिनट का है, इसलिए फिर इसे 10 से डिवाइड करना है। एरर हटाने के बाद जो भी आपके कैरेक्टर बचे हैं उनको 50 से डिवाइड करना है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी बन गई? 36 वर्ड पर मिनट। इतना समझ आया? चलिए मैं अभी आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। ये उसी कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट है जिस कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया था। इन्होंने 1978 कैरेक्टर टाइप किए थे और 27 गलती की थी। 27 गलती की थी यानी 270 कैरेक्टर माइनस हो जाएंगे इसमें से। आप इसमें से 270 कैरेक्टर माइनस कीजिए और 50 से डिवाइड कीजिए, तो जो इसकी स्पीड बनेगी वो बनेगी 34.16, यानी कि ये इसी कारण टाइपिंग टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इतना समझ आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी कैंडिडेट ने पूछा था 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। 10,500 की डिप्रेशन पर आवर ये जो लिखा हुआ है इसको आप 300 से डिवाइड कीजिए। 300 से क्यों डिवाइड करना है? देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो आपका एक वर्ड होता है वो 5 कैरेक्टर का होता है, इसलिए आपको 5 से डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे पर आवर की बात की जा रही है इसलिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना होता है, यानी कि 5 × 60 यानी कि 300 से इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको 300 से डिवाइड करेंगे जो आपकी स्पीड बनेगी वो बनेगी 35 वर्ड पर मिनट। फिर वहीं 9,000 की डिप्रेशन पर आवर को यदि आप 300 से डिवाइड करते हैं तो जो आपकी स्पीड बनेगी वो बनेगी 30 वर्ड पर मिनट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले डाउट को लेते हैं। जो अगला डाउट है वो ये है, लाइन मिस करने पर कितना एरर काउंट होता है? और दूसरा है, मान लो डिफरेंट को मैंने इस तरीके से लिख दिया तो कितना एरर काउंट होगा? एक एरर काउंट होगा या 2 एरर काउंट होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे आई की जगह ई लिखा है और ई की जगह आई लिखा है, तो इसके अंदर 2 एरर काउंट होगा या 1 एरर काउंट होगा? डीएसएसबी में फुल एरर और हाफ एरर कैसे काउंट किया जाता है? तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ लाइन मिस होने पर कितना एरर काउंट होता है। इसके लिए भी मैं एक नोटिस का सहारा लूंगा। यहाँ पे पढ़िए,
However, the applicant missed to type a full line of 9 words in the first para. The said missing line is reproduced below. You must persist through criticism, rejection, pressure and failure. आप इसको एक बार काउंट कीजिए, ये 1 वर्ड, ये 2 वर्ड, ये 3 वर्ड, ये 4 वर्ड, ये 5 वर्ड, ये 6 वर्ड, ये 7 वर्ड, ये 8 वर्ड और ये एक 9 वर्ड। यानी कि इन्होंने एक लाइन के अंदर 9 वर्ड को छोड़ा है। इसलिए यहाँ पे जो एरर आप देख रहे हैं, बिसाइड द अबव 9 मिसिंग वर्ड, इन 9 मिसिंग वर्ड के अलावा इन्होंने 18 और गलतियां की थी, जिसके कारण इनकी टोटल 27 गलती होगी। यानी 9 और 18 को यदि आप जोड़ेंगे तो इनकी गलतियां कितनी होगी? 27 गलती होगी। देखिए DSSB के अंदर आप देखेंगे कि ये जो 3 कैरेक्टर का वर्ड है, यदि आप लाइन को मिस करते हैं, जो 3 कैरेक्टर का वर्ड है उसको भी 1 वर्ड मान लिया जाता है। आपने पूछा था कि लाइन मिस करने के बाद क्या होता है। लाइन के अंदर जितने भी वर्ड होते हैं उनको एक एक एरर समझा जाता है। मान लीजिए एक लाइन के अंदर 15 वर्ड हैं तो वो 15 एरर आपके हो जाएंगे। समझ आ गया आपको? अब आपका अगला जो डाउट था वो था, मान लो डिफरेंट को डिफरेंट लिख दें तो कितना एरर काउंट होता है। देखिए यदि आप एक वर्ड के अंदर आप जितनी भी गलती कर देंगे वो एक ही एरर काउंट होगा। और तीसरा जो डाउट था वो था DSSB फुल एरर और हाफ एरर कैसे काउंट करती है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ओनली 1 एरर वॉज काउंटेड फॉर टाइपिंग हैव इंस्टेड ऑफ हैव। इस हैव के जगह इन्होंने ये वाला हैव लिख दिया। इसके लिए DSSB ने एक एरर काउंट किया है। एक एरर यानी कि 10 कैरेक्टर आपके माइनस कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको SSC का जो हाफ एरर वाला रूल है वो दिखाता हूँ। रॉन्ग टाइपिंग ऑफ अ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर और वाइस वर्सा, इसके लिए हाफ मिस्टेक काउंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हाफ मिस्टेक लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। ठीक है, DSSB में हाफ मिस्टेक नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैसी भी गलती कीजिए वो फुल एरर के अंदर काउंट होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब चलिए आपके अगले डाउट की ओर बढ़ते हैं। जो आपका अगला डाउट है वो है, टाइपिंग टेस्ट में एक बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद टाइपिंग के लिए दूसरा चांस मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसके लिए अभी मैं एक नोटिस का सहारा लूंगा। आप यहाँ से पढ़िए, इन व्यू ऑफ अबव द एप्लीकेंट कुड नॉट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, देयरफॉर हिज कैंडिडेचर वाज नॉट प्रोसीडेड फर्दर एंड हिज नेम वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नोटिस नंबर 1043। यानी कि यदि आप एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप आगे की जो भी प्रोसेस है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। आप उसके बाद आगे की प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। चलिए अब अगले डाउट की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला डाउट है वो ये है कि टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है या फिर किसी एक लैंग्वेज में करनी है। तो इसके लिए मैं आपको DSSB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का नोटिस है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर लिखा गया है, अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है और। अब मैं आपको दूसरा नोटिस दिखाता हूँ, जूनियर स्टेनो का नोटिस। इसके अंदर क्या लिखा है, प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैविंग एट लीस्ट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। देखिए यहाँ क्या लिखा है और, यहाँ क्या लिखा है एंड। और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। या तो आप इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइप कीजिए या तो आप हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है आपकी जो स्पीड है शॉर्ट हैंड के अंदर वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड के अंदर क्या होता है कि आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और जो रिकॉर्डिंग के अंदर बोला जा रहा है उसको आपको अपनी पेज पे लिखना होता है और जो आपने पेज पे लिखा है वही आपको टाइप करना होता है। ठीक है, शॉर्ट हैंड में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। एक छोटा सा सिंबल ऐसे मान लो मैंने लिखा तो इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग होता है। शॉर्ट हैंड के अंदर जो आपने सुन करके लिखा है उसी को आपको टाइप करना होता है। तो यहाँ पे स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की और साथ ही साथ 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की, यानी दोनों आनी चाहिए यहाँ। लेकिन यहाँ पे या तो आप 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश के अंदर टाइप कर सकते हैं या आप 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ आ गई। आपका जो अगला डाउट है वो है, DSSB में कीबोर्ड सस्ता वाला 250 या 350 वाला होता है या महंगे वाला होता है, और कीबोर्ड किस कंपनी का होता है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो कीबोर्ड होता है वो कोई फिक्स कंपनी का नहीं होता है। वहाँ पे अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड्स होते हैं। वहाँ पे 4-5 कंपनी के आपको कीबोर्ड देखने को मिलेंगे। और रही बात कीबोर्ड 250 वाला होता है या 350 वाला होता है या 1000 वाला होता है, जिन्होंने भी पूछा है ये 250 और 350 वाला ही वहाँ पे कीबोर्ड होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा कीबोर्ड। ये ऐसा ही कीबोर्ड वहाँ आपको देखने को मिलेगा। कुछ में बैक स्पेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड होते हैं और जो कंपनी कीबोर्ड बनाती है उनका जो बैक स्पेस होता है वो अलग अलग होता है। तो वहाँ पे आपको
बैक स्पेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा और कीज में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 2 कंपनी की कीबोर्ड लें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब जो आपका अगला डाउट है वो ये है कि गलत वर्ड टाइप करने के बाद उनके नीचे अंडरलाइन या कोई इंडिकेशन शो होता है कि ये मैंने गलत वर्ड टाइप कर दिया। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि कोई आपने गलत वर्ड टाइप कर दिया तो उसके नीचे कोई इंडिकेशन शो होता है क्या? जैसे आप MS वर्ड के अंदर टाइप करते हैं तो वहाँ पे इंडिकेशन शो होता है, तो क्या वहाँ टाइप करेंगे तो इंडिकेशन शो होगा? और दूसरा डाउट है, टाइपिंग टेस्ट में वर्ड हाईलाइट होता है क्या? तो ये दोनों डाउट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आप ही लोगों में से किसी का नाम लिखा हुआ है, रितु, कुलदीप, रोहित, रवि, प्रमोद, अभी और अर्पित। ये मैंने MS वर्ड के अंदर लिखा है और यहाँ पे मैंने कुलदीप का नाम गलत लिखा है, ठीक है। और सेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये मैंने नोटपैड के अंदर इसी चीज को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये जो कुलदीप का नाम है ये गलत है। क्या यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कुलदीप का नाम गलत है? तो आपकी जो टाइपिंग है वो नोटपैड पे होगी, तो क्या आपको पता लग पाएगा कि जो भी आपने वर्ड गलत टाइप किया है वो आपको पता लग पाएगा कि आपने उस वर्ड को गलत टाइप किया है? तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। ये देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़े उसके लिए कंपनी आपको वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन देती है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या यहाँ पे वर्ड हाईलाइट हो रहा है? ये अगर वहाँ पे आप नोटपैड पे टाइप करेंगे तो क्या यहाँ पे वर्ड हाईलाइट है? नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ पे वर्ड हाईलाइट नहीं होगा और ना ही आपके गलत वर्ड के नीचे कोई इंडिकेशन होगा कि ये वर्ड गलत है। टाइपिंग के लिए जो पेपर दिया जाएगा फॉन्ट स्टाइल वैसा ही लिखना है जैसा उस पेपर में लिखा है, या नॉर्मल किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं। दूसरा डाउट है, इंग्लिश टाइपिंग के लिए वो खुद से कुछ टॉपिक देंगे या हमें किसी टॉपिक पर खुद से सोचकर ऐसे या स्टोरी लिखने को बोलेंगे? पैसेज नॉर्मल होगा या टफ होगा? तो देखो ये तीनों डाउट मिलते जुलते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इंग्लिश टाइपिंग के लिए वो खुद टॉपिक देंगे या किसी टॉपिक पर वो सोचकर ऐसे या स्टोरी लिखने के लिए बोलेंगे। जब वो आपको टाइपिंग के लिए मैटर दे रहे हैं तो क्या आपको सोच करके ऐसे या स्टोरी लिखने के लिए बोलेंगे? आपका पहला डाउट क्लियर हुआ। यानी कि वो जो आपको पेज देंगे उसके अंदर जो लिखा होगा आपको बस वही टाइप करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी टाइप नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा जो मैंने आपको एक कोर्ट केस दिखाया था उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक वर्ड ऐसा था जो DSSB बोल रही थी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर वो वर्ड था, लेकिन कैंडिडेट बोल रहा था कि वो वर्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं था। तो जैसा क्वेश्चन पेपर के अंदर होगा आपको वही लिखना है, आपको अपनी साइड से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये वाला डाउट बताता हूँ। टाइपिंग के लिए जो पेपर दिया जाएगा फॉन्ट स्टाइल, देखिए वहाँ जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो बहुत नॉर्मल होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फॉन्ट स्टाइल कैसा होगा। ये देखिए ऐसा ही होगा। अगर पहला लेटर कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में लिखना है, अगला वर्ड स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है। जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इटैलिक हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा या अंडरलाइन करके कोई वर्ड आएगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा पैसेज आता है और इसी नॉर्मल पैसेज को आपको टाइप करना है। आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसेज नॉर्मल होगा या टफ होगा, तो आप इस पैसेज को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पैसेज नॉर्मल है या टफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके अगले डाउट को देखते हैं। आपका अगला डाउट है, मैटर को टाइप करने के बाद बाकी बचे समय में मैटर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप मैटर को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस हॉल में जाएंगे वहां पे लगभग 8 से 9 स्टाफ होंगे और 2 से 3 इन्विजिलेटर होंगे और हर एक रो के अंदर 2 से 3 स्टाफ खड़े होते हैं। जिस रो में आपकी टाइपिंग होगी एक 4 दीवारी होगी, 4 दीवारी से सटा हुआ आपका डेस्क होगा। उस डेस्क पे आप बैठेंगे और आपके पीछे 2 से 3 इन्विजिलेटर खड़े होंगे। मान लीजिए आप उनकी आंखों से बच के कॉपी पेस्ट कर भी लेते हैं। अब मैं आपको एक केस दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो चीज यहाँ ऊपर लिखी है उसी को कॉपी पेस्ट किया है। अब मान लीजिए मैंने ये यमुना गलत लिख दिया, वैसे मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर भी वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है, यहाँ पर भी वो कॉमा आ जाएगा। क्या आपको ये नहीं लग रहा ये कॉपी पेस्ट किया गया है? तो जो एग्जाम ले रहे हैं क्या उनको नहीं पता लग पाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या नहीं? और यदि ऐसा हुआ, उनको पता लग गया कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, आप एग्जाम से बाहर तो होंगे ही और आप पे केस भी हो सकता है। जिनका भी ये डाउट है वो अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो यदि आपका अच्छा स्कोर भी आ जाता है फिर भी आप बाहर हो जाएंगे और शायद हो सकता है आपके ऊपर कोई केस भी चले। अब मैं आपको जो आपके बाकी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे पहला डाउट है, DSSB टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस अलाउ होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम टाइम बैक स्पेस यूज करें। यदि आप कम से कम बैक स्पेस यूज करते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कीबोर्ड को टेबल के ऊपर रख कर टाइपिंग कर सकते हैं नहीं? देखिए ये सारी चीजें
आपके इन्विजिलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इन्विजिलेटर इसके लिए अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ इन्विजिलेटर इसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जहां एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पे इन्विजिलेटर कैसे हैं। डीएसएसबी टाइपिंग में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यदि आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कट ऑफ वीडियो बनाया था, उसी के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग टेस्ट में खुद का डिटेल लिखना होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या फिर 10 मिनट में ये सब भी करना होता है? तो इसका आंसर है आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जब आप टाइपिंग के लिए टाइपिंग हॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आप अपनी कीबोर्ड और डेस्क को चेक कर लीजिए। यदि आपका कीबोर्ड सही नहीं है या फिर डेस्क पे आप अनकंफर्टेबल हैं तो उसको आप चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आपको वहां पे नोटपैड ओपन करके दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आप अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें वहां पे फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ना कि उसी 10 मिनट में आपको ये सब करना होता है। 10 मिनट में बस आपको केवल टाइपिंग करनी है। टाइपिंग टेस्ट में टाइप करते समय जो स्पेस दिया जाता है वो भी काउंट होता है? नहीं, बिल्कुल काउंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए टाइपिंग लिखा है, फिर उसके बाद टेस्ट लिखा है, तो ये स्पेस भी काउंट होता है। यदि टाइपिंग टेस्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर उस मैटर को टाइप करना है या नया मैटर दिया जाएगा। देखिए उसी मैटर को टाइप करना होता है, नया कोई भी मैटर आपको नहीं दिया जाएगा। जो एक मैटर है उसी को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, आपको वही मैटर दोबारा टाइप करना है, आपको नया मैटर नहीं दिया जाएगा। 10 मिनट के पहले अगर गिवन पैसेज टाइप हो जाता है तो क्या बचे हुए समय में टाइपिंग मैटर रिपीट करें या एक्यूरेसी चेक करें? ये देखिए ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। अब मान लीजिए आपकी स्पीड है 37 या 38, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी चेक मत कीजिए, क्योंकि जो आपको पैसेज दिया जाएगा उसके अंदर आपको कैरेक्टर लिखे हुए नहीं होंगे कि इसके अंदर 1500 कैरेक्टर हैं, 1800 कैरेक्टर हैं। आपको वहां पे वर्ड के अंत में कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है? तो आप कैसे जज करेंगे कि आपने कितने कैरेक्टर टाइप कर लिए हैं? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी यदि स्पीड कम है तो आप टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। यदि आपकी स्पीड अभी 50 के करीब है तो आप 9 मिनट टाइप कीजिए और 1 मिनट अपना एक्यूरेसी चेक कीजिए। अगला डाउट है 10 मिनट में कितने कैरेक्टर टाइप करने होते हैं? जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि आप ये सोचते हैं कि अगर 35 की स्पीड मांगी गई है और मैं 1750 कैरेक्टर टाइप करके वापस आ जाऊंगा और उसमें क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां तो आप करेंगे, अवश्य करेंगे। इसलिए आप यदि मैक्सिमम कैरेक्टर टाइप करते हैं और अगर कुछ गलती भी हो जाता है और आपकी पेनल्टी को काट लिया जाता है, फिर भी आपके पास चांसेस होगा कि आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन कॉलेज का आपने नाम बताया है उनमें कीबोर्ड का कंडीशन कैसा होता है? देखिए इन कॉलेज के अंदर 95% जो कीबोर्ड हैं वो बहुत अच्छे कंडीशन में है। वैसे आपको टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले कीबोर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग टाइपिंग होगा या फिर एक ही टाइपिंग होगा? देखिए बस स्टेनो वाले कैंडिडेट के लिए अलग टाइपिंग होगा, बाकी जितने भी दास ग्रेड 4 एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं उनका एक ही टाइपिंग टेस्ट होगा। कीबोर्ड देखकर टाइपिंग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप कीबोर्ड देख करके बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो आप कीबोर्ड ही देखोगे तो आप मैटर कैसे देखोगे? जो आपको टाइप करने दिया है उस पर कब ध्यान जाएगा आपका? और मान लो आप वहां ध्यान जाता भी है, फिर आप कीबोर्ड देखोगे, फिर आप मैटर देखोगे, तो इस तरीके से तो आप टाइप कर ही नहीं पाओगे और ना ही आपका स्पीड बन पाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग करें। यदि आप बिना देखे टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। डीएसएसबी टाइपिंग टेस्ट में खुद का कीबोर्ड लेकर जाना होता है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको सारी चीजें वहीं मिलेगी। यदि आप चाहें तो अपने साथ एक पेन ले जा सकते हैं साइन वगैरह करने के लिए। क्या मैं जिस लैंग्वेज में एग्जाम दूंगा उसी लैंग्वेज में टाइपिंग करनी होती है? तो ऐसा भी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देंगे उस लैंग्वेज में आपको टाइपिंग नहीं करनी होती है। आपको टाइपिंग के लिए वहां ऑप्शन दिया जाता है। ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कब ऑप्शन दिया जाता है। आपको वहां टाइपिंग के लिए ऑप्शन दिया जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कंफर्टेबल हैं, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना बेस्ट रहेगा या इंग्लिश में? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने टाइपिंग किसके अंदर सीखी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेनो हिंदी में सीखी है, तो अब उनके लिए इंग्लिश में स्विच करना काफी मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जिस भी लैंग्वेज में टाइपिंग सीखी है उसी लैंग्वेज में टाइपिंग कीजिए। यदि आपने नहीं सीखी है तो मेरे अकॉर्डिंग आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। इंग्लिश बेस्ट रहेगा आपके लिए। जनरल से अगर रॉ स्कोर 150 लाता हूं और टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेता हूं तो फाइनल सिलेक्शन के कितने % चांसेस हैं? पहली बात कि आपका जो स्कोर आता है वो रॉ स्कोर नहीं आता है, वो नॉर्मलाइज स्कोर आता है। यदि आप नॉर्मलाइज स्कोर 150 से 155 के बीच में लाते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन के 100% चांस हैं। टाइपिंग टेस्ट के समय एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है, वहां जैसे ही इन्विजिलेटर आपको स्टार्ट टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको हड़बड़ी के साथ टाइपिंग नहीं करनी है। आपको जो स्टार्टिंग का 30 सेकेंड है वो बड़े आराम से टाइपिंग करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़े हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप हड़बड़ी से टाइपिंग शुरू करेंगे तो आपके जो गलती होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं।
और मैंने जहां तक देखा है जो गलतियां होती है या तो वो स्टार्टिंग में होती है या तो वो एंडिंग में होती है, बीच में बस आपका चांसेस होता है लाइन छूटने का। तो बस आप ये ध्यान रखें कि आपकी लाइन न छूटे बीच के अंदर, बीच में गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि टाइपिंग टेस्ट के समय एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना होता है। इसके लिए मैं आपको DSSB का जो ऑफिशियल नोटिस है वो दिखाऊंगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका मैं नोटिस दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं जो इसका एग्जाम हुआ था, जो बच्चे पूछ रहे थे कहाँ एग्जाम होता है, ये देखिए भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास है। और दूसरा मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा जूनियर क्लर्क पोस्ट कोड 13/20, इन दोनों का मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको एग्जाम हॉल पे 1 से 1.5 घंटा पहले ही पहुंचना है। दूसरा पॉइंट है आपको वहां पे, जैसा कि मैंने बताया, 2 फोटो अटेंडेंस शीट मिलती है जिसके ऊपर इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करना होता है, थंब लगाना होता है, फिर इन्विजिलेटर भी उस पे साइन करते हैं। ये ध्यान रहे कि उस पे इन्विजिलेटर का साइन होना आवश्यक है। जो आपको फोटो अटेंडेंस शीट मिलती है उस पे इन्विजिलेटर का साइन होना आवश्यक है, क्योंकि ये जो फोटो अटेंडेंस शीट है यही आपकी सबमिट होती है ई-डोजियर के टाइम और डीवी के टाइम। एक तो वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं और एक वो खुद के पास रख लेते हैं। और यदि आप एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच गए फिर उसके बाद आप बिना एग्जाम कंप्लीट हुए बाहर नहीं आ सकते। इतनी चीजें क्लियर है। एग्जाम हॉल के अंदर आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना होता है और एक गवर्नमेंट आईडी लेके जानी होती है, वो भी ओरिजिनल। अगर किसी गवर्नमेंट आईडी पे आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट फॉर्मेट में मेंशन नहीं है तो आप अपना 10th का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। करेक्ट फॉर्मेट कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो DD, MM, YY फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कंप्यूटर, कीबोर्ड, शॉर्ट हैंड के लिए नोटबुक, ये सारी चीजें वहीं पर मिलती है। यदि आप चाहें तो आप पेन और पेंसिल ले जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका स्किल टेस्ट का जो मीडियम का ऑप्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग करने का जो ऑप्शन होता है वो उसी दिन आपको दिया जाता है जिस दिन आप टाइपिंग करने जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। और जो पोस्ट कोड 44/21 और 13/20 था उसके अंदर हिंदी फॉन्ट कुर्ती देव यूज किया गया था। देखिए मैंने अभी तक जितने भी नोटिस आपको दिखाए हैं उन सभी नोटिस में जो कॉमनली यूज होने वाला फॉन्ट है वो कुर्ती देवी है। बाकी कुछ जगह मैंने मंगल भी देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जगह मैंने कुर्ती देव को देखा है। यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आप कुर्ती देव फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। जब आपको टाइपिंग के लिए स्टार्ट टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, एक स्पेस छोड़ना होता है और उसके बाद 1 इंच का मार्जिन देना होता है। ये देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये बस वहां पे आपको एक एंटर दबाना होता है, उसके बाद एक स्पेस देना होता है। आप ये ना सोचे कि यहाँ पे ये क्या बोल दिया, 1 इंच ऑफ स्पेस, ठीक है, वो बस एक थोड़ा सा स्पेस देना होता है, उसके बाद ही टाइपिंग करनी होती है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा नोटिस है जिसके अंदर जो आपका हिंदी का फॉन्ट है वो मंगल और कुर्ती देव है, ठीक है। तो जहां भी आप देखेंगे वहां पे कुर्ती देव अवश्य होगा। शायद कुछ जगह मंगल हो ना हो, लेकिन यहाँ पे कुर्ती देव आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आप कुर्ती देव फॉन्ट का यूज कीजिए। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द कैंडिडेट कैन गिव हिज ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट, ऑन द डे ऑफ टेस्ट, यानी कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा और उसी दिन आपको ऑप्शन फिल करना होता है टाइपिंग टेस्ट का। या तो आप इंग्लिश फिल कर सकते हैं या तो आप हिंदी फिल कर सकते हैं। आपने जिसमें भी टाइपिंग सीखी है आप उस लैंग्वेज को उस फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने पूछा था कि हिंदी के लिए कौन सा फॉन्ट यूज करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको कुर्ती देव फॉन्ट का यूज करना है। वैसे मैंने RTI भी लगाया था पर इसके लिए DSSB के द्वारा मुझे कोई वैलिड आंसर नहीं दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर के साइन होने आवश्यक हैं। यदि यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन नहीं होते हैं तो आप आगे की प्रोसेस में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब आपका ई-डोजियर फिल होता है और आपका DV होता है तो आपको ये भी सबमिट करना होता है। जब आपको स्टार्ट टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके पहले ही आपको कीबोर्ड के सारे कीज चेक करने होते हैं। स्टार्ट टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन देने के बाद कीबोर्ड चेंज नहीं किया जाएगा। उसके पहले ही आप बोल सकते हैं कि मेरे कीबोर्ड में कोई खराबी है या कोई की काम नहीं कर रहा है, तो चेंज हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, ना तो आप एग्जाम हॉल के बाहर जा सकते हैं और ना ही आपका कीबोर्ड चेंज हो सकता है। और जैसे ही आपको स्टॉप टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपने जो भी टाइप किया है ना तो आप उसके अंदर कुछ एडिट कर सकते हैं ना कुछ ऐड कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए, आप उस एग्जाम से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसको देख करके आपको टाइपिंग करनी होती है। और जो टाइपिंग शीट होती है, क्वेश्चन पेपर और टाइपिंग शीट, यानी जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और जो आपने टाइप किया हुआ होता है, जो आप नोटपैड पे कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख के उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसके ऊपर आपको साइन करने होते हैं, अपना थंब इंप्रेशन लगाना होता है और अपना रोल नंबर और नाम लिखना होता है और किस डेट को आपका एग्जाम था वो भी लिखना होता है। और ये सारा चीज लिखने के बाद आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करना होता है और ये क्वेश्चन पेपर भी वहां पे सबमिट हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके अंदर यदि आप कोई गलती करते हैं तो वो एडजस्ट किया जाता है, यानी कि जो भी आपने गलती की है, एक गलती की है तो उसके लिए 10 कैरेक्टर
को जो भी आपने टाइप किया उसमें से माइनस किया जाता है, फिर उसको 50 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर माफ नहीं होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला डाउट है वो ये पूछा गया था कि DSSB, SSC और NTPC की टाइपिंग में कौन सा मेजर डिफरेंस है। तो वो मेजर डिफरेंस ये है कि DSSB के अंदर जो टाइपिंग स्पीड है वो मेनली 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर मांगी जाती है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर मांगी जाती है। बस एक पोस्ट कोड को छोड़कर, वो है जूनियर क्लर्क। इसके अंदर इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 30 होती है और हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 25 मांगी जाती है। DSSB के अंदर बैक स्पेस ऑन होता है, यानी कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसके अंदर आप बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई फिक्स एरर अलाउ नहीं होता है DSSB के द्वारा। आप जो भी गलती करते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है। मान लो आपने एक गलती की है तो आपके 10 कैरेक्टर जो भी आपने टाइप किया है उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। और टाइपिंग टेस्ट आपका ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि आपको पेपर दिया जाता है, उसी पेपर को देख करके आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करना होता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब मैं SSC की बात करता हूं तो SSC के अंदर भी आपकी जो टाइपिंग स्पीड होती है CHSL की वो 35 वर्ड पर मिनट होती है इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट होती है हिंदी के अंदर। और जो बैक स्पेस होता है यहाँ भी ऑन होता है, यानी कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पे फिक्स एरर अलाउ होता है SSC के अंदर, यानी कि जनरल और EWS के लिए 7% एरर माफ होता है और बाकी कैटेगरी के लिए 10% एरर माफ होता है। यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, यानी कि आपको स्क्रीन पर ही कुछ लिखा होगा, उसी को देख करके उसके नीचे स्क्रीन पे कुछ जगह होती है वहां पे टाइप करना होता है। वहीं मैं NTPC की बात करूं, ये रेलवे की एक वैकेंसी है। इसके अंदर जो आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर मांगी जाती है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर मांगी जाती है। यहाँ पे बैक स्पेस ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। DSSB और SSC में बैक स्पेस ऑन होता है, जबकि NTPC के अंदर बैक स्पेस ऑफ होता है। यहाँ पर भी जो एरर परसेंटेज है वो अलाउ होता है। UR और EWS को 7% का छूट मिलता है और बाकी कैटेगरी को 10% का छूट मिलता है। और टाइपिंग टेस्ट का जो मेथड होता है वो ऑनलाइन होता है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो आपका लास्ट डाउट है वो ये है कि DSSB पोस्ट कोड 802/23 का एग्जाम कब होगा। देखिए, दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन है वो 25/5/2024 को है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को आना है, तो इसके पहले तो कोई चांसेस नहीं है। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद लगभग 10 दिनों तक आपके एग्जाम के कोई चांसेस नहीं है। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है। इतनी चीजें क्लियर है। आशा करता हूं कि आपके जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड डाउट थे वो अब सॉल्व हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट बच गया है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।